गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास। आज हम अपने हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण यह शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि भाषा किसे कहती है, यानी कि जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। ऐसे ही भाषा के दो रूप बताए गए हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। आप देख सकते हैं, मौखिक भाषा जो बोलचाल की भाषा होती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, यानी कि जैसे हम किसी से टेलीफोन पर बातें कर रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा है, या हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या कोई भाषण दे रहे हैं तो ये सभी मौखिक भाषा के एग्जाम्पल है। इसके अलावा लिखित भाषा वो होती है जब हम लिखकर, जैसे कि आपने कोई पत्र लिखा और पत्र लिखकर आपने किसी को दिया और उसने पढ़ा और पढ़कर विचारों को ग्रहण किया। ऐसे ही कोई मैगज़ीन है, आप मैगज़ीन पढ़कर उसमें लिखे हुए विचारों को ग्रहण कर लेते हो। तो ये सब क्या है, हमारे लिखित भाषा के एग्जाम्पल है। तो ये भाषा के हमारे दो रूप हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौखिक और लिखित भाषा। अब हम देखते हैं बोली। बोली क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले लिखा है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अर्थात थोड़ी दूरी पर बदलने वाला भाषा का मौखिक व स्थानीय रूप बोली कहलाता है। यानी कि भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे बहुत सारी बोलियाँ और भाषाएं हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी दूरी पर जाने पर ही पानी का जो स्वाद होता है वो भी बदल जाता है और भाषा जो होती है वो भी हमारी बदल जाती है। बोली में जैसे आपको पता है कि जैसे हरियाणवी एक बोली है, इसके अलावा मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये सभी बोलियां हैं। तो अब हम देखते हैं उपभाषा क्या होती है। बोली जब विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लग जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती है, यानी कि ये एक बोली का ही रूप होता है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसीलिए ये वहाँ पर बोली न बनकर एक उपभाषा का रूप ले लेती है। जैसे कि अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है, तो अवधी क्या है, अवधी एक बोली है, लेकिन उसको उपभाषा क्यों माना गया है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं और वो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जा रही है, इसीलिए अवधी जो है यहाँ पे उपभाषा मानी गई है। इसके अलावा आगे भी देख सकते हैं आप कि उदाहरण इसमें दिया है, एक तो रामचरितमानस का अवधी भाषा का। इसके अलावा आगे है कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है। असमिया जो असम में बोली जाती है, उर्दू वैसे तो भारत के किसी क्षेत्र में नहीं बोली जाती फिलहाल, लेकिन ये भारत के संविधान में इसको मान्यता दी गई है। कन्नड़ जो है वो कर्नाटका की भाषा है। कश्मीरी कश्मीर की, कोंकणी गोवा की, गुजराती गुजरात की, डोगरी कश्मीर की है, तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, नेपाली वैसे तो ये नेपाल की भाषा है लेकिन भारत के भी कुछ क्षेत्रों में इसको बोला जाता है, पंजाबी पंजाब की, मराठी महाराष्ट्र की, मलयालम केरल की, मैथिली बिहार की, संथाली ये छत्तीसगढ़ की, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, वैसे तो भारत के किसी भी स्टेट में बोली नहीं जाती है, इसको देवों की भाषा कहा जाता है, यानी कि जो देवता थे, जो भगवान थे, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे। सिंधी जो सिंध का प्रांत है वहाँ पे बोली जाती है। बांग्ला जो है वो पश्चिम बंगाल की भाषा है। मणिपुर की भाषा, बोडो ओडिया और हिंदी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिया जो है वो उड़ीसा की भाषा है और हिंदी जो है ऑलमोस्ट उत्तर भारत में बोली ही जाती है। तो ये है हमारी बहुत सारी भाषाएं। इसके अलावा कुछ नीचे दिया गया है टेबल के रूप में, इसको देख लेते हैं। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है तथा इनकी अलग अलग बोलियां हैं।
देखते हैं पूर्वी हिंदी, इसकी कौन कौन सी बोलियां बताई इन्होंने, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, इसकी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी, इसमें जो बिहार के स्टेट है वहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका ये भाषाएं। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी जो पहाड़ों वगैरह में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, यानी कि जो राजस्थान साइड में जो हिंदी का रूप है जैसे बदलता जाता है, तो उस साइड में ये सारी इस तरीके की जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। अब हम देख लेते हैं लिपि। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। अब लिपि शब्द का अर्थ क्या है? लिपना, लिखना या चित्रित करना। तो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, और यही चिन्ह उस भाषा को बताने में या उसको समझने में हेल्प करते हैं। जैसे हम ए लिखते हैं, आ लिखते हैं, तो हम उसको समझ पाते हैं कि ये ए है, ये उसका चिन्ह है, ये आ है, ये ई है, ये ऊ है। तो ये सारे चिन्ह हैं और ये किसी लिपि को लिखने में मदद करते हैं। इंग्लिश में जैसे ए है, सी है, ई है, तो ये सभी क्या है? ये रोमन लिपि के चिन्ह हैं। तो लिपियाँ बहुत सारी है, आगे आगे देखते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसने, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। अंग्रेज़ी की रोमन है। फ्रेंच तथा जर्मन की भी रोमन है। जापानी की जापानी और अरबी की अरबी तथा उर्दू की फ़ारसी। ये लिपियों के नाम हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस क्री धातु से निर्मित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्लेषण करना या पूर्ण रूप से समझाना। यानी कि व्याकरण ही हमें वो बताता है कि इसके क्या रूल है। जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के रूल्स हम देखते हैं कि किस तरीके से उसमें कौन सी वर्ब लगेगी, कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। ऐसे ही जब हिंदी में करते हैं तो जैसे इसमें भी अगर कई बार अशुद्ध हो जाते हमारे वाक्य, तो उनको भाषा को जो व्याकरण है वही हमें बताता है कि हम किस तरीके से शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, जिसके द्वारा शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। व्याकरण के माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान होता है। यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? सिर्फ व्याकरण से। व्याकरण ज्ञान से हम भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंग। ये खास अंग है, इसके 3 अंग है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ये जो हमारे व्याकरण के अंग हैं ये हमारे आगे के चैप्टर्स में आएंगे पूरा डिटेल में। जैसे कि वर्ण विचार है तो वर्ण विचार के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। शब्द के बारे में उससे नेक्स्ट में, वाक्य विचार के बारे में उससे नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं हिंदी के विविध रूप। तो हिंदी हमारे देश की मुख्य भाषा है, आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदी भाषा जो है वो बोली जाती है, उसी रूप में लिखी भी जाती है जैसे कि वो बोली जाती है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, वॉक लिखना है, ठीक है, एल साइलेंट हो गया। ठीक है, शुड लिख रहे हैं वहाँ पे भी साइलेंट हो गया। सुनामी लिख रहे हैं तो टी साइलेंट हो गया। तो वो सब साइलेंट हो जाते हैं। बट हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी जैसे आप बोलोगे वैसे ही उसको लिखा भी जाता है। हिंदी भाषा आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जाती है। यानी कि विश्व में भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा आज विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई की जा रही है। यानी कि वहाँ पे हिंदी जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं राजभाषा। हिंदी किसी भी देश के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया।
यह केंद्रीय सरकार की राजभाषा होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में भी राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये हमारी राजभाषा है। क्यों? क्योंकि हमारे राजकाज के जो कार्य है वो सभी हिंदी भाषा में किए जाते हैं। और हिंदी दिवस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1949 को 1949 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसको, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। अब राष्ट्रभाषा देखते हैं। ऐसी भाषा जिसे राष्ट्र के सब लोग प्रयोग करते हो, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसका प्रचार, प्रसार और प्रचलन देश में चारों ओर से है। तो राष्ट्रभाषा इसीलिए है, क्यों? क्योंकि हमारे देश के ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस भाषा को बोलते हैं। उसके बाद है कार्यालय या संपर्क भाषा। कार्यालय होती है जो ऑफिस यूज़ के लिए होती है ऑलमोस्ट। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। संपर्क यानी कि बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि मान लो दो स्टेट है, आप तमिलनाडु जा रही हैं तो आपको तमिल तो नहीं आती है, लेकिन आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कोई थर्ड लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि उनको भी ये आती हो भाषा। ठीक है, अगर उनको हिंदी आती है तो अच्छी बात है, आप उनसे हिंदी में टॉकिंग कर सकते हैं। बट अगर उनको हिंदी नहीं आती तो आपको कोई दूसरी भाषा, अंग्रेज़ी है या और कोई भाषा है, ऐसी आनी चाहिए। देखिए, राजभाषा व राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी का प्रयोग विभिन्न कार्यालयों में किया जाता है। यह हमारे देश में संपर्क भाषा के रूप में अपना विस्तार फैला चुकी है। इसकी लोकप्रियता के कारण रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्रों, कार्यालयों, पत्र पत्रिकाओं आदि में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यानी कि हिंदी ऑलमोस्ट सभी जगह पर है। तो हिंदी के प्रयोग और प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए उसके साथ अंग्रेज़ी या स्थानीय भाषा का अनुवाद भी संलग्न किया जाता है, यानी कि उसके साथ में होता है अनुवाद। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज आपको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है। इसका PDF आपको सेंड कर देते हैं। ओके, सो गुड लक ऑल ऑफ यू।